ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर स्कोप, यानी कि मानव भूगोल, प्रकृति और विषय क्षेत्र। चैप्टर पहला है और वीडियो का पहला पार्ट है, इसके सिर्फ 2 पार्ट आएंगे। क्वाइट इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, बहुत ऐसे पहलू और ऐसे एक्सपेक्ट आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा, एस्पेक्ट जो आपको इस चैप्टर के अंदर बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं इंटरटेन करने वाले हैं और बहुत ही आसानी से आपको समझाएंगे इस चैप्टर के एस्पेक्ट्स को कि इस चैप्टर के अंदर ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड और क्या क्या चीज़ें हो सकती है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी मस्ट स्टार्ट दिस चैप्टर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो अबाउट द ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के बारे में सभी को पता है कि भाई ज्योग्राफी होती है, ठीक है। जियो पॉलिटिक्स जिसे आप बोलते हैं, जियोग्राफी जिसे बोलते हैं, भूगोल यानी कि ज़मीन के बारे में स्टडी करना। और बहुत से लोगों ने इसकी स्पेशल वर्ड्स की बहुत सारी डिफाइंड भी कर रखी है, जो आपने 11th क्लास के अंदर इसकी डेफिनेशन 10th में 8th में बहुत प्लॉट्स में आपने से डेफिनेशन कर ली होगी। बट नाउ यू आर इन 12th क्लास, सो अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी वी हैव 2 पार्ट्स, लाइक जिसे आप फिजिकल ज्योग्राफी बोलते हैं, जिसे आप फिजियोग्राफी भी बोलते हैं, जिसमें हम बेसिकली पूरी तरीके से स्टडी करने की कोशिश करते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट की। याद रखिएगा फिजिकल ज्योग्राफी जिसके बारे में आपने पहले भी 11th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है, सो थोड़ा सा बुक से अलग हटके भी आपको नॉलेज देनी ज़रूरी है ताकि आप आसानी से इस चैप्टर के और कंटेंट को समझ पाएँ। ठीक है, तो ज्योग्राफी का एक हिस्सा रिलेटेड यानी कि हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे रिलेशन बिटवीन फिजिकल एनवायरनमेंट एंड सोशो कल्चर एनवायरनमेंट। यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर हम फिजिकल एनवायरनमेंट यानी कि जो भौतिक भूगोल होता है उसके बीच में और इंसान के बीच में जो हमारे पूरी तरीके से सामाजिक और सांस्कृतिक रिलेशन होता है, यानी कि किसी भी व्यक्ति का धरती से क्या रिलेशन होता है, उसके बीच की स्टडी को करना ही हम मानव भूगोल यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी का नाम देते हैं। ज़रूरी है कि इंसान का कल्चर कहाँ पे कैसा है, वो कैसे वेरियस ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करता है, उसकी एक कम्युनिकेशन के लिए संचार व्यवस्था कैसी है, ह्यूमन किस टाइप से कहाँ पे क्या सेटलमेंट कहाँ पे रहता है, कैसे रहता है, एंड देन उसके बाद वो किस तरीके की क्रॉप का इस्तेमाल करता है, किस तरीके की फसल लगाता है, फसल के साथ साथ वो किस तरीके की एक्टिविटीज़ करने की कोशिश करता है। ये सारी चीज़ें हम ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। तो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द ह्यूमन ज्योग्राफी। तो फ्रेडरिक रेटजिल जो है, इन्होंने एक डेफिनेशन दी थी। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो किसी एक विषय के ऊपर बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, तो वो अपनी एक विचारधारा यानी कि अपनी एक आइडियोलॉजी के हिसाब से वो एक डेफिनेशन देते हैं। डेफिनेशन क्या है इनके हिसाब से जो ह्यूमन ज्योग्राफी है ना, वो पूरी तरीके से ह्यूमन ज्योग्राफी पृथ्वी की सतह जिसे आप अर्थ सरफेस बोलते हैं और ह्यूमन सोसाइटी बोलते हैं, इनके बीच का रिलेशनशिप ही क्या कहते हैं, पूरी तरीके से इनके बीच के रिलेशनशिप की स्टडी को ही हम ह्यूमन ज्योग्राफी बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये याद रखना है कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रिलेशन बिटवीन द ह्यूमन सोसाइटीज एंड द अर्थ सरफेस। यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी का मतलब होता है पृथ्वी की सतह, पृथ्वी के अर्थ के सरफेस से रिलेटेड जितने मतलब किस तरीके से पेड़ पौधे जंगल जमीन जानवर रहते हैं और उसका को रिलेशन ह्यूमंस के साथ कैसा है, इसकी स्टडी को ही हम ह्यूमन ज्योग्राफी का नाम देते हैं। दूसरे और फिलोसफर्स भी जैसे आप एलन चर्चिल सेपल बोलते हैं, इन्होंने बताया कि सही मायने में स्टडी क्या है। उन सभी को पता है कि जो चेंजिंग रिलेशन है, क्योंकि पृथ्वी जो है वो भी बदल रहा है और ह्यूमन बिहेवियर भी सही मायने में बदल रहा है, तो इसलिए अनस्टेबल अर्थ और अनस्टेबल जो ह्यूमन की सिचुएशंस है उनके बीच के रिलेशन को आप ह्यूमन ज्योग्राफी का नाम देते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये ह्यूमन ज्योग्राफी ये पार्ट है। ठीक है, तो दोनों ने अपनी अपनी आइडियोलॉजी दी है, जिसमें से मुझे क्या कहते हैं एलन चर्चिल सेपल की लगती है, क्योंकि इन्होंने क्या कहते हैं सही तरीके से बताने की कोशिश करी है कि जो रिलेशनशिप है, द ह्यूमन ज्योग्राफी इज अ स्टडी ऑफ द चेंजिंग रिलेशन बिटवीन द अनरेस्टिंग विंड एंड अनस्टेबल अर्थ। यानी कि मानव भूगोल अस्थिर मनुष्य और अस्थिर पृथ्वी के बीच के संबंध का अध्ययन है। ठीक है, और मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि अर्थ सरफेस हर समय में बदल रहा है और ह्यूमन एक्टिविटी भी हर समय में बदल रही है, तो इनके बीच का जो रिलेशनशिप है उसकी स्टडी करना ही हमें क्या कहते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी कहलाता है। सो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट एंड क्वाइट सिंपल। अब हम बात यही करने की कोशिश करें कि ह्यूमन ज्योग्राफी का नेचर किस टाइप का होता है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी का नेचर इसी टाइप का होता है कि ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर हम रिलेशन पढ़ते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी में फिजिकल एनवायरनमेंट और ह्यूमन एनवायरनमेंट के बीच का रिलेशन, क्योंकि हम सभी को पता है कि समय समय पर मनुष्य जो है अपनी मानव की गतिविधियों के हिसाब से अपने खुद के क्या कहते हैं जो टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से फिजिकल एनवायरनमेंट में ग्रेटर चेंज कर रहा है, ग्रेटर मॉडिफाई कर रहा है और अपने हिसाब से उन एक्टिविटीज़ को टर्न कर दे रहा है, जिससे उसकी लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट
इफेक्ट पड़ रहा है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि फिजिकल ज्योग्राफी में हम पेड़ की स्टडी करते हैं, ठीक है। अब पेड़ में हमने लोगों ने क्या करा कि हमने पेड़ तो देखा कि यार फिजिकल ज्योग्राफी ये इस टाइप के पेड़ यहाँ मिलते हैं, तो हमने क्या करा कि हमने कुछ क्या कहते हैं कुछ चेंजेस, कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमने पेड़ को काटा और अपने खुद के यूज़ के लिए हमने क्या कहते हैं उसको यूज़ किया। जैसे हमने फर्नीचर्स बना लिए और चीज़ें कर ली, तो इसी चीज़ को ही हम क्या कहते हैं स्टडी करने के लिए फिजिकल इन्वायरमेंट और ह्यूमन ज्योग्राफी की स्टडी करने के लिए इसी के रिलेशनशिप को हमने नाम दिया है ह्यूमन ज्योग्राफी। टॉपिक इज नेचुरलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन, दैट मीन्स मानव का प्रकृतिकरण। आप इस पार्ट के अंदर ही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो मनुष्य है उससे अपनी टेक्नोलॉजी, हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नेचर की एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व होने की या उसे इफेक्ट करने की कोशिश करिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जिस हिसाब से जो ह्यूमन है वो अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ही फिजिकल एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर पाता है, अदरवाइज वो फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर क्या प्रोड्यूस कर रहा है या क्या उसे कंस्ट्रक्ट कर रहा है, क्या उसका निर्माण कर रहा है, वो मैटर नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब कभी भी क्या कहते हैं ह्यूमन ने अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करी है तो उसने हमेशा प्रकृति के कानून यानी कि जो प्रकृति के नियम होते हैं उसको समझने के लिए हमेशा अपनी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट ही किया है। क्योंकि अगर हम इससे पहले देखने की कोशिश करें तो भाई इससे पहले ह्यूमन के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी जिसके हिसाब से वो क्या कहते हैं डेवलप हो सके, है ना। तो इसीलिए ह्यूमन ने क्या करा, मानव का प्रकृतिकरण इस हिसाब से हुआ कि उसने सबसे पहले जो नेचर लॉज होते हैं उसको समझने की कोशिश करी और उसको समझने के बाद उसने धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजी को डेवलप किया और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद ही उसने क्या कहते हैं अपने आप का लिवलीहुड जो होता है अपने आप को और ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश करी। एग्जाम्पल के लिए उसने कैसे समझने की कोशिश करी कि उसने फ्रिक्शन के लॉ को समझने की कोशिश करी, फ्रिक्शन एंड हीट के लॉ को समझने की कोशिश करी, जिससे उन लोगों ने जो फायर है वो डिस्कवर करा। इससे पहले आज से बहुत हज़ार साल पहले फायर होती होगी, लेकिन क्या किसी को पता था कि सही मायने में आग इस तरीके से लगेगी? तो उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए और फ्रिक्शन का इस्तेमाल करते हुए इस चीज़ को समझा, इस लॉ को समझा, नेचर के इस लॉ को समझा और उसके बाद उन लोगों ने फायर का डिस्कवर करा। एंड देन उसके बाद दूसरा एग्जांपल हमने कैसे डीएनए की मदद से, किसी को नहीं पता था कि डीएनए नाम की चीज़ें भी कुछ होती है, हमने डीएनए की मदद से कैसे फिर समझने की कोशिश करी कि इस डीएनए के हिसाब से हम बहुत सारी बीमारियों को ख़त्म कर सकते हैं, बहुत सारी जो समस्याएं होती है उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हमने कैसे जो थर्मोडायनेमिक जो क्या कहते हैं लॉ होता है उसकी मदद से कैसे हमने समझने की कोशिश करी कि हम फास्टर प्लेन डेवलप कर सकते हैं, है ना। इससे पहले हमें नहीं पता था कि प्लेन जो होंगे उनकी स्पीड और कितनी ज़्यादा तेज़ हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, है ना। लेकिन अगर आज से बहुत साल पहले की बात करी जाए तो ह्यूमन के पास क्या कहते हैं जो प्रिमिटिव सोसाइटी थी, जिसे प्राचीन सोसाइटी बोलते हैं दोस्तों, प्रिमिटिव दैट मीन्स प्राचीन सोसाइटियाँ, उसको नेचर के साथ सही मायने में क्या कहते हैं कनेक्शन बिल्डअप करने का मौका नहीं मिल पा रहा था। इसलिए आप इसे इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म बोलेंगे, जैसे आप पर्यावरण निश्चयवाद, ठीक है, नित्यवाद लिखा हुआ है, नित्यवाद भी इसे बोला जाता है, लेकिन इसका नाम आप निश्चयवाद भी बोल सकते हैं, जैसे आप इंग्लिश में इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म बोलेंगे। तो डिटर्मिनिज्म, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, इसके बारे में आपको ज़्यादा पढ़ना है इस वीडियो के अंदर और इस पार्ट के अंदर। वाई? बिकॉज इस टॉपिक के अंदर यही बताने की कोशिश करी गई है कि आज से 1000 साल पहले जब ह्यूमन के पास किसी भी प्रकार की कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी तो उनके ह्यूमन की एक्टिविटीज़ को इफेक्ट करने के लिए हमेशा नेचर का ही जोर रहता था। यानी कि आज से 1000 साल पहले जब ह्यूमन कृषि या एग्रीकल्चर करता होगा तो एग्रीकल्चर करने के लिए ह्यूमन को पूरी तरीके से नेचर पे ही डिपेंड रहना पड़ता होगा, क्योंकि उन लोगों के पास उस तरीके की टेक्नोलॉजी जो थी वो नहीं थी, है ना। टेक्नोलॉजी नहीं थी तो इसी वजह से उन्हें क्या कहते हैं नेचर की एक्टिविटी पे ही फोकस रहना पड़ता था। तो इसीलिए इसे हम पर्यावरण निश्चयवाद या नित्यवाद की गतिविधि बोलेंगे। लेकिन जब धीरे धीरे समय बदलने के बाद ह्यूमन ने नेचर्स के लॉस को समझने की कोशिश करी और उसके ऊपर इन लोगों ने अपने आप को और ज़्यादा ऊपर अपर लेने की कोशिश करी। तो अगर आप और इसे ज़्यादा डीपली समझना चाहते हैं तो आप यही बताने की कोशिश मैं आपको करना चाहूँगा कि आज से 1000 साल पहले ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए ह्यूमन एक पैसिव एजेंट की तरह था। किसके लिए? क्या कहते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट के लिए। और फिजिकल एनवायरनमेंट ही कंट्रोल करता था ह्यूमन एक्शंस को, क्योंकि पहले फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर लोगों के पास लॉज नहीं थे। लोगों को फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर ये नहीं पता था कि किस समय पे कौन सा टेम्परेचर आता है, किस समय पे कौन सी क्या कहते हैं हवाएं चलेंगी, किस समय पे कौन सी फसल उगाई जा सकती है। दैट मीन्स उस समय ह्यूमन एक्शंस को कंट्रोल करने के लिए फिजिकल एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता था। लेकिन धीरे धीरे समय बदला और एक नई थ्योरी आई, जिसे आप ह्यूमनिज्म ऑफ नेचर बोलेंगे, प्रकृति का मानवीकरण बोलेंगे।
इसमें क्या हुआ, इसमें धीरे धीरे करके जो टेक्नोलॉजी है उसका डेवलपमेंट हुआ और पीपल अंडरस्टूड द नेचर वेल। और उसके बाद फिर इंसानों ने क्या करना कोशिश कर दिया, इंसानों ने नेचर को और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कर दी। और जब उन लोगों ने एक अच्छी तरीके से नेचर को समझने की कोशिश कर दी तो उसके बाद संभावनाएं और बढ़ने लग गई। एग्जाम्पल के उन्होंने कैसे देखने की कोशिश करी कि काले बादल छाए हुए तो बारिश होगी, तो हमें अच्छी फसल उग सकती है। उन्हें ये पता चलने लग गया कि किस सिचुएशन में हमें कहाँ पे रहने का सेटलमेंट बनाना चाहिए। उन्हें ये पता चल चुका था कि कैसे हम क्या कहते हैं नेचर की एक्टिविटी के हिसाब से हमें किस हिसाब की खेती करनी चाहिए। हमें ये पता चल गया था कि कैसे हमें समुद्र के जो ओशन के लेवल्स होते हैं उसको मेजर कर सकते हैं, उनके ऊपर कैसे हम पूरी तरीके से बड़े बड़े नगर बना सकते हैं, बड़े बड़े शहर बना सकते हैं, है ना। तो इस हिसाब से अब हमने क्या करना चालू कर दिया, अब हमने क्या कहते हैं अपने कल्चर लैंडस्केप को और ज़्यादा बढ़ाने लगे। ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जब उन्होंने प्रकृति के लॉ को समझने की कोशिश करने लग गए तो पूरी तरीके से उन लोगों ने क्या कहते हैं इस सिचुएशन को क्या कहते हैं जो नेचुरलाइजेशन डिटर्मिनेशन है उसका नाम दिया इसे। और पूरी तरीके से फिर इसका नाम बदला और बदलने के बाद इसका नाम पॉसिबिलिज्म पड़ गया। और यहाँ पे दोनों में डिफरेंस अगर आप देखने की कोशिश करें कि इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और इन्वायरमेंटल पॉसिबिलिज्म दोनों में अंतर क्या होता है, इस पूरे चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट है, इस पर ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करेगा। इसको फ्रेडरिक रज्सेल ने दिया था और बताने की कोशिश करी थी कि जब यानी कि पर्यावरण नित्यवाद का मतलब ये होता है जब फिजिकल इन्वायरमेंट यानी कि जैसे आप क्लाइमेट बोलेंगे, आप पूरी तरीके से जोग्राफिकल कंडीशन बोलेंगे, ये दोनों चीज़ जब पहले ह्यूमन की एक्टिविटी को, उनके व्यूज़ को, उनके थॉट्स को, उनके एक्शन को इफेक्ट करती थी तो उसे आप इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म बोलेंगे। यानी कि इसमें जो नेचर होता है उसकी पावर ज़्यादा बड़ी होती है, इसमें ह्यूमन कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इन्वायरमेंटल पॉसिबिलिज्म, भाई ये नाम आप देख सकते हैं, लिक्विज्म फेब्र करके इनका नाम है, अगर मैं माफ़ी चाहूँगा इसे नहीं पढ़ पा रहा हूँ। इन्होंने इस आइडियोलॉजी को दिया है और इन्होंने बताया था कि इन्वायरमेंटल पॉसिबिलिज्म का मतलब क्या होता है, जब नेचर के लॉज को, उनकी लिमिट्स को समझने लग जाता है ह्यूमन, तो वो अपने हिसाब से ह्यूमन सेटलमेंट करता है। ह्यूमंस धीरे धीरे क्या कहते हैं नेचर्स के अंदर इन्वॉल्व होने की कोशिश करता है और वो अपने हिसाब से अपनी एक्टिविटीज़ को मूव करता है। तो इसमें क्या हो गया, इसमें ह्यूमन की जो पावर हो गई, ह्यूमन की जो स्ट्रेंथ हो गई वो ज़्यादा मजबूत हो गई। तो इसमें नेचर सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, ये याद रखिएगा, और नेचर ही ह्यूमन की एक्टिविटी को इफेक्ट करता है। लेकिन इसमें ह्यूमन जो है वो ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा और ह्यूमन नेचर को समझने के हिसाब से अपने क्या कहते हैं एक्टिविटी को इफेक्ट करेगा। तो ये दोनों मेन आइडियोलॉजीज वीडियो के अंदर आपको बताई हुई है, लेकिन एक नई आइडियोलॉजी निकल के आई थी, इसे नियो डिटर्मिनेशन यानी कि नव निश्चयवाद की एक नई आइडियोलॉजी बोली गई है। दोस्तों ये थोड़ी सी क्वाइट इंटरेस्टिंग है और इसको क्या कहते हैं ग्रिफिथ टेलर जो है उन्होंने स्टॉप एंड गो डिटर्मिनेशन का नाम दिया है। थॉमस ग्रिफिथ टेलर जो है उन्होंने बताया था कि ये दोनों डिटर्मिनिज्म, क्योंकि ह्यूमन ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है नेचर के साथ अपने रिलेशन को बिल्डअप करना और उसके हिसाब से क्या कहते हैं अपना यूज़ करना। लेकिन उसने क्या कहते हैं नियो डिटर्मिनेशन की जो पॉलिसी दी थी उसने पूरी तरीके से बताने की कोशिश करी हुई कि पूरी तरीके से इन दोनों के बीच का भी एक रास्ता हो सकता है। मतलब ना तो सिचुएशन ज़्यादा क्या कहते हैं फ्री होनी चाहिए जिसमें क्या कहते हैं इंसान अपना ही मतलब इस्तेमाल करता रहे और नेचर को ख़राब करता रहे, और ना नेचर इतनी ज़्यादा ख़राब हो जानी चाहिए कि वो ह्यूमन की एक्टिविटी को कंट्रोल करे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें एक बीच का मार्ग जिसे आप मिडिल पाथ बोलते हैं उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। ह्यूमन बीइंग को क्या करना पड़ेगा, अगर वो नेचर के ऊपर जीत पाना चाहता है तो उसको पूरी तरीके से दोनों के बैलेंस को बनाए रखना होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि अगर आपके एक ह्यूमन को किसी भी पेड़ की ज़रूरत होती है और पेड़ से वो क्या कहते हैं बहुत सारी चीज़ें ले सकता है। पेड़ से वो पेपर है, मेडिसिन है ना, वुड्स है, रबर है, बहुत सारी चीज़ें जो पेड़ से वो ले सकता है। तो इंसान ने इसमें क्या करा, इंसान ने इसमें क्या कहते हैं प्रकृति यानी कि नेचर के लॉ को समझा और अपने हिसाब से क्या कहते हैं नेचर को इस्तेमाल करने लग गया। तो ये नेचुरलिज्म नेचर पॉसिबिलिज्म हो गया। अब इसमें क्या होगा कि अगर आप ज़्यादा वैल्यूज़ में, ज़्यादा वॉल्यूम्स में अगर आप पेड़ को कट करने लगेंगे तो सिंपल सी बात है आप कहीं ना कहीं नेचर को इफेक्ट कर देंगे। तो आपको क्या करना होगा, आपको न्यू डिटर्मिनेशन पॉलिसीज़ के हिसाब से आपको पेड़ अगर काटने हैं, ह्यूमन यूज़ करना है तो आपको साथ साथ और पेड़ लगाने भी चाहिए, जिससे क्या होगा कि आप आने वाले समय पे उन पेड़ को और अच्छी तरीके से प्राप्त कर पाएंगे, यूज़ कर पाएंगे। और यही न्यू डिटर्मिनिज्म की पॉलिसीज़ है, स्टॉप एंड गो पॉलिसीज़ के बारे में इसमें बहुत अच्छी तरीके से बताने की कोशिश करी हुई है। So I hope you got this point. So our next part is human geography through the corridor of times, यानी कि समय के गलियारे के माध्यम से मानव भूगोल। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी ह्यूमन सोसाइटी जो है वो एक दूसरे की नॉलेज पे डिपेंड होती है। अब क्योंकि इससे पहले आपने ये देखने की कोशिश करी थी कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ कहाँ से स्टडी होनी चालू हुई है,
तो अब हमें ये जानने की कोशिश करनी होगी कि ह्यूमन ज्योग्राफी आज से नहीं बल्कि बहुत से टाइम पीरियड से पहले स्टडी होती आई है। अगर हम बात कर ले अर्ली कॉलोनियल पीरियड के समय पे हमारे भारत देश जैसे इलाकों के अंदर बहुत से लोगों ने ह्यूमन एक्टिविटीज़ करनी चालू करी थी। इसमें क्या था कि जो मानव था वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे माइग्रेट होता था और उस समय इंपीरियलिज्म और ट्रेड की वैल्यूज़ को ज़्यादा डिस्कवर करा गया था। उसकी वजह से क्या हुआ था कि यूरोप की बहुत सी कंट्री ने क्या कहते हैं, आप दूसरे कॉन्टिनेंट पे आप अमेरिका जैसे कॉन्टिनेंट पे आप बोल सकते हैं, वहाँ पे आने की कोशिश करी थी। और जब उन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी को स्टडी करने की कोशिश करी तो उन्होंने इन सभी चीज़ों को एक साथ स्टडी करने की कोशिश करनी चालू कर दी। उन्होंने खोज करा और उन्होंने वितरण करने की कोशिश कर दी। ये अर्ली कॉलोनियल पीरियड की बात हो रही है जिस समय पे ट्रेडिंग सिस्टम इस्तेमाल होता था। लेकिन जिस तरीके से अब कॉलोनियल पीरियड ख़त्म होना चालू हो गया तो हमने ये देखने की कोशिश करी कि हमें सिर्फ और सिर्फ सारे कॉन्टिनेंट की स्टडी एक साथ नहीं करनी पड़ेगी, हमें अलग अलग कॉन्टिनेंट की अलग अलग स्टडी करनी पड़ेगी। इससे क्या होगा कि हम इस रीजन की स्पेशलिटीज़ को समझने की कोशिश कर पाएंगे। एंड देन उसके बाद और ज़्यादा डीपली जब हम लोग गए और वॉर होने स्टार्ट हो गए तो उसके बाद हमने एरियल डिफरेंशिएशन करने की बात करी। हमने ये देखने की कोशिश करी कि अगर मान लीजिए कि आप साउथ अफ्रीका के इलाके के बारे में बात कर रहे हैं तो वहीं के बारे में आपको ज़्यादा डीप नॉलेज होनी चाहिए, जैसे वहाँ पे किस प्रकार की क्लाइमेट है, किस प्रकार की चीज़ें वहाँ पे ज़्यादा मिलती है, वगैरह वगैरह चीज़ें हमने और डीपली जानने की कोशिश कर दी। तो इस तरीके से हमने ह्यूमन सेटलमेंट्स को, ह्यूमन थॉट को और ह्यूमन बिहेवियर्स को समझने की कोशिश करी। अब तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।